तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद अनवर में। 20 क्वेश्चन भौतिक प्रदेशों में हमने देख लिए थे दोस्तों, और आज शुरुआत करते हैं 21वें प्रश्न से। तो 21वां प्रश्न है, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा, जो समवर्षा रेखा के मध्य वाले क्षेत्रों में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। अब दोस्तों, बरखान से संबंधित जो आंकड़ा दे रखा है हरिमोहन सक्सेना जी ने, उसी बुक में देख लेते हैं अपन। ये रहा बरखान, ये इसे ही बोलते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। 10 से 20 मीटर की ऊंचाई होती है दोस्तों इनकी, और 100 से 200 मीटर की क्या होती है, चौड़ाई तक ये विस्तृत यानी फैले होते हैं। पालेरी चूरू, ये भालेरी होता है ना, भालेरी चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर में बरखान देखे जा सकते हैं। तो ये जो भी मैंने बात बोली है ना, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है, याद रखना इस बात को। यहाँ पर भी दे रखा है बरखान अर्धचंद्राकार, क्रिसेंट, बरछान 10 से 20 मीटर ऊंचाई, 100 से 200 मीटर चौड़ाई, पालेरी या फिर भालेरी है ना, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़ है ना, लूणकरणसर, करनी माता, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर मुख्यतः 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्र प्रधानतः पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हरिमन सक्सेना की लाइन भी उठा रखी पूरी की पूरी, फिर क्या दिक्कत है। अगला प्रश्न है अपना 22वां, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख या अधिकांश बालू के स्तूप हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आ जाएगा सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं ना, मतलब कि पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख या अधिकांश बालू के स्तूप हैं, तो वो है दोस्तों पेराबोलिक। कौन सा है दोस्तों? पेराबोलिक। पेराबोलिक बालू का स्तूप पश्चिमी राजस्थान में सबसे प्रमुख या अधिकांश या संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में विस्तृत है ये। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये पेड़ों के सहारे पाए जाते हैं, इसलिए सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ पेड़ होंगे वहाँ वहाँ होंगे श्री पश्चिमी मरुस्थल में, इसीलिए ये विस्तृत है। इनके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योग होता है। आकृति हेयर पिन जैसी, हेयर पिन जानते हो ना दोस्तों, लड़कियां पहनती है ना, बालों में लगाती है, वही हेयर पिन। ठीक है, होता है हेयर पिन लगाने का। उसके अलावा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? आंतरिक प्रवाह यानी कि नदियां अंदर से बहती हो, तो दोस्तों वो शेखावाटी क्षेत्र है ना। शेखावाटी को आंतरिक अपवाह क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नदी है कांतली नदी है ना। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से, और दोस्तों ये सीकर में और झुंझुनू में ही आंतरिक यानी अंदर बहती है ना। इसका बाहु क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका बाहु क्षेत्र क्या कहलाता है? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, किसी को पता हो तो कमेंट करना है ना। जैसे लूनी का कहलाता है गोड़वाड़ है ना, तो वैसे ही कांतली नदी का बाहु क्षेत्र क्या कहलाता है? यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट करना है ना। चलो, तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? शेखावाटी। यहाँ बहुत सारी जानकारियां दे रखी है शेखावाटी से संबंधित, लेकिन अपन प्रश्न प्रश्न को देखते हैं, ज़्यादा जानकारियां जो काम की होगी वो जरूर देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे है ना। चलो आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। शेखावाटी क्षेत्र आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, नागौर भी आएगा, ध्यान रखना। सीकर, चूरू, झुंझुनू नहीं, नागौर भी आता है इसके अंदर, ये बात याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन बना है ऐसा ना, तो याद रखना नागौर भी है। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। शेखावाटी क्षेत्र में जल संरक्षण के कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं है ना। और घास के मैदान क्या कहलाते हैं? भीड़। मतलब कि कच्चे कुएं वहाँ के जोहड़, और जो घास का मैदान है वो क्या कहलाता है? भीड़। प्रमुख नदी कौन सी? कांतली। ये देखो यार, मैं सोच रहा था आप कमेंट करोगे, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि कांतली नदी का बेसिन क्या कहलाता है? तोरावाटी बेसिन कहलाता है। मैं सोच रहा था कि आप बता दोगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ठीक है। घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान स्थित है गंगानगर व हनुमानगढ़ में। 3 एग्जाम पूछा है, पटवार में, रीट में और 3rd ग्रेड में, तो अच्छा प्रश्न है। और घग्गर बेसिन यानी घग्गर दोआब बेसिन, इसे दोआब बेसिन भी बोलते हैं ना। राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर सर्वाधिक, मतलब हनुमानगढ़ और गंगानगर में फैला हुआ है, और सबसे ज्यादा किसमें फैला हुआ है? घग्गर बेसिन गंगानगर में, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में भी। घग्गर नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, 465 किलोमीटर लंबाई है इसकी कुल। राजस्थान में 100 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ी कालका हिमाचल प्रदेश से। टिब्बी हनुमानगढ़ में राजस्थान, मतलब टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अन्य नाम क्या है इसके? प्राचीन सरस्वती, दृष्टवती, हाकरा, मृत नदी, नट नदी, सोदर नदी, तो ये इसके उपनाम है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान अंतिम स्थान, ये तो याद रखना, लेकिन हाल ही में याद है क्या पूछा? वर्तमान में घग्गर नदी विलुप्त कहाँ हो जाती है? तो याद रखना दोस्तों, बटनेर।
कहाँ पर, भटनेर, है ना, भटनेर दुर्ग है ना हनुमानगढ़ में, वहां पर वो विलुप्त हो जाती है। लेकिन ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान अंतिम स्थान, इस नदी का अंतिम स्थान, तो फोर्ट अब्बास से बाढ़ आएगी, थोड़ा पानी ज्यादा होगा तो दोस्तों ये पाकिस्तान तक चली जाएगी, इसीलिए इसे राजस्थान का शोक भी बोलते हैं। लेकिन ये लिखा हुआ है यार, वर्तमान में भटनेर के पास लुप्त हो जाती है। और ये प्रश्न पूछ लिया है, याद रखना, पूछ लिया है तो लिया है। लूनी जवाई बेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो लूनी जवाई बेसिन मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता दिया था, गोडवाड़ बेसिन, ठीक है, बताया था ना लूनी बेसिन को, गोडवाड़ बेसिन। फिर मैं आपसे पूछ रहा था कि जो कांतली बेसिन उसे क्या बोलते हैं, तो फिर वहाँ लिखा हुआ तोरावाटी बेसिन, तो याद रखना गोडवाड़ बेसिन। तो एक बार देख लेते हैं। गोडवाड़ या गोडवार प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन विस्तार जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, रोही मैदान, लूनी बेसिन अरावली के मध्य का उपजाऊ क्षेत्र भी बोलते हैं रोही मैदान। लूनी बेसिन व अरावली के मध्य के उपजाऊ क्षेत्र को क्या बोलते हैं, रोही मैदान। तो ये भी याद रखना थोड़ा दोस्तों, रोही मैदान, क्योंकि एक रोही का मैदान बाणगंगा मैदान, बाणगंगा नदी भी बनाती है, सॉरी, है ना, याद रखना। और एक रोही का मैदान क्या है, लूनी बेसिन अरावली के मध्य उपजाऊ क्षेत्र। तो ये ज्यादा याद रखना, मेरा मानना है रोही मैदान, ये लूनी बेसिन और अरावली के मध्य का जो उपजाऊ क्षेत्र उसे बोलते हैं रोही मैदान। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियां है बाड़मेर, सिवाना के मध्य में, है ना। छप्पन का मैदान तो आप सब जानते हो, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य, है ना। और छप्पन की पहाड़ियां है बाड़मेर में, है ना, इस सिवाना के मध्य। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों 26वां। निम्न में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो अपन ने थोड़ी देर पहले देख लिया है लूनी बेसिन, तो ये बार बार आएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स्ट्रा चीज क्या है वो देख लो इसके अंदर। चंबल बेसिन पूर्वी मैदान का भाग है, बिल्कुल। लूनी बेसिन पश्चिम का हो जाएगा, पश्चिम मरुस्थल का भाग हो जाएगा। मध्य माही बेसिन ये कांठल, माही और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर में स्थित है। चलो ये काम का नहीं। ये राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, तो ये तो इतना इजी हो गया, थार। किसका नाम से जाना जाता है, थार, है ना, याद रखना। और ये भी बता दूं, राजस्थान का जो मतलब प्रतिशत है, राजस्थान के मरुस्थल का प्रतिशत है राजस्थान के क्षेत्रफल में, वो है 61.11। तो ये राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल या थार का मरुस्थल राजस्थान में 61.11% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। 40% जनसंख्या निवास करती है। लगभग 12 जिले हैं और वर्षा 10 से 400 सेंटीमीटर ये थोड़ा अच्छा वार्षिक जलवायु है ना, याद रखना। मैं भी सोचूं कि क्या दे रखा है, तो 10 से लेकर सिर्फ ओनली 400 सेंटीमीटर वार्षिक एक साल के अंदर जो जलवायु है, शुष्क विषम है यहाँ पे, है ना, ठीक है। बाकी तो नॉर्मली यहाँ पर अगर देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर से कम होती है ना नॉर्मली। वन कांटेदार झाड़ियां हैं जिन्हें आप जीरोफाइटस बोलते हो, स्टेपी वनस्पतियां बोलते हो। तो कांटेदार झाड़ियां, मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी। विशिष्टता क्या है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। बरखान है, अनुप्रस्थ है, अनुधैर्य है, पेराबोलिक है या शुभ्र काफिज है, बहुत सारे है ना। टेथिस सागर का अवशेष, ये थार का मरुस्थल किसका अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है। सेल समूह ये याद रखना दोस्तों, हाल फिलहाल में प्रश्न बन रहे हैं। तो राइलो क्रिटेशियस, है ना, तो ये राइलो क्रिटेशियस क्रम का है। उद्भव कब हुआ था इसका, प्लीस्टोसीन उत्तर में, है ना, मतलब प्लीस्टोसीन के बाद में काल होता है। एक तो प्लीस्टोसीन पूर्व प्लीस्टोसीन और एक होता है प्लीस्टोसीन उत्तर या उत्तर प्लीस्टोसीन। तो उत्तर प्लीस्टोसीन में हुआ था दोस्तों किसका, थार मरुस्थल। तो याद रखना, ऐसे प्रश्न अब पूछ रहे हैं तो मैं फिर एक बार और रिवीजन का मतलब बता देता हूँ कि टेथिस सागर का अवशेष है थार का मरुस्थल। और जो जिस सेल समूह से ये बनाया ना वो है राइलो क्रिटेशियस। और उद्भव हुआ है दोस्तों उत्तर प्लीस्टोसीन काल में। ओके, लाइट जला देते हैं, मैं भूल गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो अपन ने 61.11 देखा था, तो उससे मिलता जुलता क्या है 61%। तो ये सही हो जाएगा अपना, है ना। और इसमें क्या है एक्स्ट्रा दोस्तों, तो एक्स्ट्रा है विस्तार, है ना। बाकी अपन ने देख लिया इसका विस्तार। कुल लंबाई क्या है दोस्तों 640 किलोमीटर। लंबाई कितनी है 640 और चौड़ाई कितनी है 300 किलोमीटर। याद रखना दोस्तों, तो कुल लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है दोस्तों आप लोगों के 300 किलोमीटर। और दोस्तों समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 200 से 300 मीटर। याद रखना, ये मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, ये पहले आ गया 61.11 तो नहीं बता रहा हूँ। विस्तार 640 किलोमीटर, लंबाई 300 किलोमीटर चौड़ाई, और समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर। लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ये देख लिया अपन ने, इसका निर्माण कब हुआ था, टर्शियरी प्लीस्टोसीन में, है ना। तो मैंने बता दिया उद्भव हुआ था उत्तर प्लीस्टोसीन में। तो और तो इसके अंदर नहीं, जलवायु शुष्क विषम है।
वन कांटेदार बालू का स्तूप। वर्षा 10 से 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम। गतिशील, गतिशील या मोबाइल रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं। जो गतिशील होता है ना दोस्तों, उसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है धरियन। जो बालू का स्तूप है ना, बालू का स्तूप को कुल मिला के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? धरियन। क्या बोलते हैं? धरियन। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो इसे पूरा पढ़ेंगे। जैसे रेत के टीले गतिशील है ना, मोबाइल टीले को राजस्थान में धरियन कहते हैं, बिल्कुल सही है। बालू का स्तूप, बालू रेत के टीले जो तेज हवाओं के साथ स्थान बदलते रहते हैं, मतलब कि तेज हवा, एक बालू, जैसे यहाँ बालू का ढेर है, ये बालू का ढेर है यहाँ पे, यहाँ से तेज हवाई उड़कर यहाँ आ गया तो उनको बोलेंगे बालू का स्तूप, है ना। रन, बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि जहां वर्षा जल में बदल जाता है, तो ये बालू का स्तूप इधर भी है और इधर भी है, बीच में दोस्तों रास्ता है दोस्तों, है ना, तो उसको बोलते हैं रन, जहाँ पानी भर जाता है। ढाड या थली, हाल ही में पूछा था यहाँ से ढाड क्या होता है, तो ढाड या थली, बरखान की दो भुजाओं की रगड़ से बना गर्त जिसमें वर्षा का जल एक, जैसे बरखान है मतलब रेत का ढेर है, उसे काट लो और काटोगे तो वहां पर एक गड्ढा सा दिखाई देगा, उसे बोलते हैं ढाड या थली। ठीक है, हाँ। अब बरखान को यहाँ बरकान बोल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बरखान, बरखान इस्लाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? तो दोस्तों कोई भी करके आ जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश से। राजस्थान में बालू का स्तूप के प्रकार अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा, शुभ्र, काफिज, पैराबोलिक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 61.11 और 40%, तो बी हो जाएगा 61-40। इसमें कौन सी बड़ी बात है दोस्तों? और इसके अंदर कुछ हो तो इम्पोर्टेंट, जैसे धार का मरुस्थल विश्व का जनसंख्या तथा जैव विविधता की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान है। तो विश्व में तो क्षेत्रफल की दृष्टि तो 17वां स्थान है, लेकिन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे बड़ा है ना। ठीक है, और इसके अंदर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थार के मरुस्थल की उत्पत्ति नूतन महाकल्प यानी चतुर्थ महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई थी, याद रखना ये, है ना। एक मिनट, पेट दर्द करने लग जाते हैं यार, लेकिन वीडियो लंबी चलने दो दोस्तों। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में तो दोस्तों सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था ना शायद, इसीलिए यहाँ पर एरर बता रहा है। पवनानुवर्ती जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, बरखान अर्धचंद्राकार क्रिसेंट भी जैसलमेर में, पैराबोलिक संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में, और तारा बालू का स्तूप पोखरण सोनगढ़ जैसलमेर में। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, है ना, क्योंकि ये लगभग ये सभी बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। कोई दिक्कत नहीं है। अगला, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? घग्गर मृत नदी बिल्कुल सही है। बोराट एक पठार है, ओके। शेर, शेर क्या है? अरावली की चोटी है, 100%। और नागपानी अरावली दर्रा है, ये गलत है दोस्तों, है ना, नागपानी अरावली दर्रा नहीं है, ओके। अब नागपानी है क्या, तो इसके बारे में देखते हैं। नागपानी दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित है, उदयपुर में स्थित पर्वत चोटी, उदयपुर में पर्वत, देखो दर्रा नहीं है, पर्वत चोटी है, याद रखना। नागपानी दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित उदयपुर में स्थित पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 867 मीटर है। तो नागपानी एक चोटी है, पर्वत चोटी, जिसे यहाँ पर क्या बता दिया? अरावली का दर्रा। ये अरावली की चोटी बोलता तो सही होता, याद रखना, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो अरावली पर्वत चोटी है और दर्रा दे रखा था, इसलिए सी उत्तर हो जाएगा। और ये उदयपुर में स्थित है नागपानी। भोराट का पठार आप सब जानते हो, गोगुंदा उदयपुर में है, ओके। और बाकी तो यह बता रखी है लोकेशन, धरियाबाद, ईसवाल, कुंभलगढ़, राजसमंद के बीच में स्थित है। शेर सिरोही दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित राज्य की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, 1597 मीटर। पहली कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, सोदर नदी, सरस्वती, देशवती नदी के नामों से जाना जाता है। अगला, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर भी मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि जैसलमेर में तो पाए जाते हैं, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं, पोखरण भी दे दिया और दोस्तों सूरतगढ़ भी दे दिया, मामला इसलिए गड़बड़ हो गया। ओके, देखो तारा बालू का स्तूप, वे बालू का स्तूप जो तारे के समान दिखाई देते हैं, तारा यानी स्टार बालू का स्तूप सोनगढ़ में, तो ये सोनगढ़ है ना। पोखरण, तो पोखरण दे दिया, ओके। जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर हो गया। सूरतगढ़ भी दे दिया, सूरतगढ़ गंगानगर में मिले और श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं, ऊंचाई 10 से 25 मीटर। लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि पोखरण और सूरतगढ़ दोनों दे दिया, इसलिए तो याद रखना है, क्वेश्चन डिलीट हो गया था। चलो अगला, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है?
तो दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसलमेर बाड़मेर में है ना। थाईयाद गांव है जैसलमेर का, वहाँ 180 मिलियन या 18 करोड़ वर्ष पूर्व के गिरार लेटर और थीरोपोड प्रजाति के डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं जो जुरासिक युग के हैं। अरे आप लोगों ने नाम सुना होगा आकलवुड फॉसिल पार्क का, है ना, जीवाश्म पार्क का, उसी के बारे में बात हो रही है। ओके, तो धीरेन्द्र कुमार पांडे ने खोज की थी। जैसलमेर में मांसाहारी डायनासोर के अवशेष हिलीचनस एग्री ओनासिस जो पादप जैसे दिखते हैं, ये डॉक्टर वीरेंद्र पनिहार इन्होंने रिसर्च की थी। और बाकी इतने नहीं है, बाकी ये पुरानी बात है, लेकिन एक बार मैं बोल देता हूँ। हाइबोडोंट सार्क, है ना, हाइबोडोंट सार्क, स्ट्रोफोडस जैसलमेरिसेंस, तो ये सार्क के दांत के अवशेष मिले हैं। तो इससे पता लगता है थार का मरुस्थल पहले समुद्र रहा होगा। श्री कृष्ण कुमार ने खोज की थी 2021 में, तो ये याद रखना। अगला है राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब बागड़ होता तो डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ होता। और दोस्तों बागड़ के अंदर तो मेनली 4 जिले हैं, शेखावाटी के 3, सीकर, चूरू और झुंझुनू, और एक नागौर है, मैंने पहले भी बताया था, पूछा जा चुका है। तो बांगर प्रदेश यानी शेखावाटी प्रदेश का विस्तार है झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर का उत्तरी भाग, है ना। अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश का भाग है। असमंत तो दोस्तों मेवाड़ का भाग हो जाएगा, दक्षिण राजस्थान में, तो वैसे भी गलत है। अगला प्रश्न है राजस्थान की मरुस्थलीय बालू को प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है। तो जो मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत है वो प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है और कुछ नहीं है ना, इसको याद रखना। एक बार पढ़ लेते हैं। बेलेंड फोर्ड के अनुसार समुद्र के पीछे हटने के परिणाम स्वरूप सिकुड़न क्रिया से उत्थित क्षेत्र, है ना, याद रखना। प्रोफेसर वीसी मिश्रा बोलते हैं कि निरंतर हवाओं के साथ होने वाले बालू प्रवाह मरुस्थलीकरण का कारण है। ब्रूस फूड बुक के अनुसार सिंधु घाटी तथा लूनी बेसिन की प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई रेत इसका प्रमुख कारण है, लेकिन इतनी रेत थोड़ी ना जमा होती है यार, कुछ भी बोल देते हैं। राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है। तो दोस्तों ये 12 किताबों में दे रखा था, तो वो 12 ही मानते हैं ओल्ड वाली बुकों में, है ना। अब कुछ अपडेट हुआ है, लेकिन लगभग वही है ना। वापिस राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान है। तो इसका कोई अलग उत्तर नहीं होगा, सेम उत्तर है दोनों का, है ना, याद रखना। इसमें डी है, उसमें ए है, 12-12। चलो अगला, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस व्रत भू आकृतिक भाग का हिस्सा है। गोडवाड़, तो दोस्तों गोडवाड़ तो अपन पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। तो ये पश्चिमी मरुस्थल का भाग हो जाएगा, शुष्क और अर्धशुष्क में अर्धशुष्क का, है ना, याद रखना, लूनी बेसिन। अगला प्रश्न है लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है। तो अभी जस्ट जो बात मैंने बोली, मतलब कि या तो गोडवाड़ प्रदेश बोलो या लूनी मैदान, लूनी किधर गया रे, हाँ ये लूनी बेसिन बोलो, बात बराबर है, दोनों आते हैं पश्चिमी मरुस्थल में। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी। देखो लूनी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है, ये पहले भी बोला था और उसी से ही प्रश्न पूछे इतने सारे। संपूर्ण बेसिन का 45.71% भाग पाली, सिरोही, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। अगला प्रश्न 42वां, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है। थार मरुस्थल का भाग है, यूं पूछा है। बनास बेसिन तो नहीं है, माही बेसिन नहीं है, चंबल बेसिन नहीं है, लूनी बेसिन है। लूनी बेसिन है तो लूनी बेसिन इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके अंदर देख लो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तो मुझे नहीं लग रहे, जो होंगे तो मैं बता दूंगा, है ना, नहीं है। चलो अगला प्रश्न है राजस्थान के किस अंचल का मतलब होता है भौतिक प्रदेश, किस प्रदेश को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। तो शेखावाटी को कहा जाता है, बिना सोचे समझे कर देना। अब यहाँ देख लो, बांगर प्रदेश यानी शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, माही का मैदान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बनास बेसिन, बनास तथा उसकी सहायक नदियों का पोहा क्षेत्र। 44वां प्रश्न है राजस्थान के थार मरुस्थल, यार इसको लॉक कर देता हूं मैं, थोड़ा ब्राइटनेस को। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यद्वती नदी, गग्गर नदी का प्राचीन नाम। दृश्यद्वती नदी की घाटी के किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होती है। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यद्वती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होती है, ये प्रश्न पूछा है और डिलीट हुआ है। क्या हुआ है, डिलीट। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि नीचे देख लो, दृश्यद्वती घग्गर नदी की घाटी में पाए जाने बालू का स्तूप, बरखान अर्धचंद्राकार, ये भी मिलता है। कहाँ मिलता है ये, सूरतगढ़ में मिलता है।
ओके, गंगानगर और सूरतगढ़ गंगानगर में, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स रावतसर हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में, तारा बालू का स्तूप ये सूरतगढ़ गंगानगर में, नेटवर्क बालू का स्तूप हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों तारा भी मिलता है, बरखान भी मिलता है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। मतलब कि यदि दो चीजें दे दोगे ऑप्शन में और दोनों में ही वो चीजें होगी तो गलत होगा ही सरी ना, है ना। तो हो जाती है गलतियां। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो पश्चिमी मरुस्थल होगा, तो वही होगा। देखो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल को उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल बोलते हैं, ध्यान रखना, ये इसका उपनाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। थार के मरुस्थल को राजस्थान में क्या बोलते हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। इसके अंदर देख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर डिटेल है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% तथा लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। प्लीस्टोसीन उत्तर युग में इसका निर्माण हुआ था, अना उद्भव। कुल 12 जिले हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रफल का 41.50 भाग तो बालू का स्तूप मुक्त है, मतलब कि यहाँ पर बालू नहीं है, बालू का स्तूप मुक्त यानी कि बालू नहीं है। और 58.50 भाग बालू का स्तूप युक्त यहाँ बालू पाई जाती है। वर्षा 10 से 40 सेंटीमीटर। जलवायु शुष्क विषम मृदा रेतीली, वन कांटेदार झाड़ियां और पलाया झील पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो दोस्तों पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? थार के मरुस्थल में। होती क्या, एक बार देख लो। वर्षा जल से युक्त अस्थायी झीलें होती है, मतलब कि जब थोड़ी बहुत वर्षा हो जाएगी तो वो जल भरा जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा और उसका काम में लेंगे, उसके बाद सूख जाएगी तो अस्थायी है, स्थायी नहीं है। अस्थायी का मतलब है, अ का मतलब होता है नहीं, तो अ यानी नहीं है तो स्थायी नहीं है। मुख्य थार के मरुस्थल में पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। बालसन का भाग है, बालसन भी एक प्रकार की झील होती है ना, तैतीस महासागर के अवशेष है। राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? तो मरुस्थल में। देखो इसके अंदर ऑप्शन है, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, है ना। मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। दो प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, एक तो बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, है ना। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश तो आप लोगों के कितना 41.50 और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है 58.50। तो राजस्थान में पलायी झीलों की रचना वहां होती है जहां पर बालू का स्तूप मुक्त होता है, बालू का स्तूप कम पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद है अगला, ये तो हो गया ना। पलाया झीलें मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। वर्षा आधारित अस्थायी झीलें सर्वाधिक जैसलमेर में। प्रोटीन युक्त सेवन घास लाठी सीरीज में। ये क्यों दे रखा है, चलो फिर भी देख लो। प्रोटीन युक्त सेवन घास कहाँ पाई जाती है? लाठी सीरीज में। पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य भूगर्भिक जल पट्टी है जिसे बोलते हैं लाठी सीरीज। अगला है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील पाई जाती है? तो दोस्तों ऊपर दे रखा था जैसलमेर, तो यहाँ टिक कर दो, जैसलमेर सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगला प्रश्न है अपने, इजी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है। शेखावटी आंतरिक अपवाह क्षेत्र, बोल बिल्कुल 100% आंतरिक अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। उदयपुर बेसिन, गिरवा की पहाड़ी दोस्तों उदयपुर में है। भोराट का पठार, रघुनाथगढ़ शिखर है। तो दोस्तों ये रघुनाथगढ़ शिखर भोराट का पठार ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। तो इसका उत्तर ABC होना चाहिए अगर मैं सही हूं तो। नीचे बिल्कुल अपन सही है, 100% सही है, जोरदार तालियां बजा सकती है दोस्तों, क्योंकि भोराट का पठार का कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। भोराट का पठार तो गोगुंदा, हाँ दे के रखा है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य, यहाँ पर दे भी रखा है ना। भोमट का पठार तो उदयपुर सिरोही भी आ जाता है, सिरोही उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा इस वाले क्षेत्र में, है ना, दक्षिण में। और भोराट का है वो मतलब कि राजसमंद और उदयपुर के बीच में। अभी बताता हूँ, पहले ये देख लो। तो अपना उत्तर हो जाएगा ABC, ये तीनों सही है और ये गलत है ना। भौतिक प्रदेश पढ़ोगे ना आप तब जाके समझ में आएगी। भोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद, और ये कुंभलगढ़ राजसमंद कहाँ कहाँ है ये भी दे रखा है, ईसवाल दरियाबाद और गोगुंदा उदयपुर तक विस्तृत है। रघुनाथगढ़ शिखर 1055 मीटर उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। गिरवा उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ी की श्रृंखला जो उदयपुर बेसिन में स्थित है। एक बात बताओ, ये गिरवा है ना, गिरवा के ही अंदर उदयपुर बसा है, गिरवा पहाड़ियों के बीच में उदयपुर बसा है। शेखावाटी आंतरिक अपवाह क्षेत्र, झुंझुनू सीकर और चूरू, घग्गर का मैदान हनुमानगढ़। जी। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? थली। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? थली। तो याद रखना, लूनी बेसिन का उत्तरी क्षेत्र थली प्रदेश कहलाता है। पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर। भौतिक प्रदेश पढ़ोगे अच्छे से आपको थली भी मिल जाएगा, ठीक है। तो थली, लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली। तो आज की वीडियो इतनी ही, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। यदि आप
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे, इतना मीठा मीठा कमेंट करोगे, मेरा दिल पिघल जाएगा। तो दोस्तों मैं 50 क्वेश्चन एक साथ और लेकर आऊँगा और इसके बाद में किसी दूसरा टॉपिक के भी लगभग 20 से 30 क्वेश्चन तो सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन ये भौतिक प्रदेश के 200-250 क्वेश्चन है, ये पूरे में सॉल्व करवाऊंगा। और ज़रूरत पड़ी तो हम इस बुक का सहारा ले ही लेंगे दोस्तों। ये जूम, हाँ ये इस बुक का सहारा ले ही लेंगे अपन, ज़रूरत पड़ने पर। एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन, क्योंकि अपन को थंबनेल भी तो डालना है ना, तो थंबनेल के एक स्क्रीनशॉट तो बनता है ना। हाँ अब सुनो मेरी बात को, यदि आप प्यारा प्यारा कमेंट करोगे तो मैं इसके अंदर, इस टॉपिक के तो बहुत क्वेश्चन है भाई, इस टॉपिक के टोटल क्वेश्चन मैं बताऊं कितने हैं। इस टॉपिक के टोटल पूरा भौतिक प्रदेश कवर हो जाता है और पूछे भी गए हैं ना। टोटल क्वेश्चन 221, टोटल क्वेश्चन है 228, तो 50-50 क्वेश्चन करके लाएंगे तो हो जाएगा। भौतिक प्रदेश रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, मैंने बता दिया पहले भी, एक तरीके से नींव है ये। बाकी अलग टॉपिक की आती रहेगी, लेकिन साथ में इस टॉपिक के 30-30 क्वेश्चन आते रहेंगे। आप लोग देखते रहना, आप सभी का प्यार चाहिए तभी अगला टॉपिक आएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब।